नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल देर रात 5% की तेजी के साथ $76 हमने फिर से यहां पर ब्रेंट फ्यूचर्स में लौटते हुए देखे हैं। साथ ही बात करेंगे यहां पर कॉफी की, क्योंकि इस हफ्ते करीबन 18% की तेजी के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अराबिका फ्यूचर्स में यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। ऑफ कोर्स डिलेड हार्वेस्ट कंसर्न्स हैं यहां से ब्राजील के, और साथ ही साथ डिमांड यहां पर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। एक्सपोर्ट्स यहाँ पर इंडिया की तरफ से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आए हैं। क्या है डिटेल्स बताएंगे आपको। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ HPCL के फॉर्मर CMD MK सुराना हैं, क्लासिक ग्रुप के चेयरमैन एंड MD DM पुरनेश हैं, और एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर क्रूड ऑयल से कर लेते हैं। मिस्टर सुराना, कल जिस तरह के क्यूज थे ओवरनाइट पूरी तरीके से चेंज होते हुए नजर आए। बाजार कैलकुलेट करने लगा था कि शायद फोर्थ क्वार्टर दिस ईयर, अगले साल मिड तक हम एक सरप्लस ग्लट सिचुएशन आता हुआ देखेंगे, लेकिन अब इमीडिएट इफेक्ट से जिस तरह से ईरान ऑयल अब बाहर नहीं जा सकता, क्या कुछ आप देखते हैं? क्या वो कैलकुलेशंस चेंज हुई हैं? सप्लाईज को लेकर अब क्या सेंस है? नमस्कार मनीषा जी, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, सिचुएशन दिन प्रतिदिन चेंज होती है, ये हमने पूरे 4 महीने में देखा है। लेकिन जो एक ईरान ने मिसाइल अटैक किया LNG वेसल पे, और जिस तरीके से अमेरिका ने उसको रिएक्ट किया, दिस ओनली शोज द फ्रेजिलिटी ऑफ द पीस MOU विच इज देयर। बट आज की तारीख में मार्केट ये मान के चल रहा है कि अमेरिका चाहेगा कि क्रूड के प्राइसेस कम रहें, एटलीस्ट जब तक उनके इलेक्शन है नवंबर में। और ईरान ये मान के चलता है कि उनके पास कार्ड्स हैं उनके हैंड में, और वो इस नेगोशिएशन डील में जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सके उसकी कोशिश करेंगे। सो मेरे ख्याल से आज की तारीख में मार्केट ये मान के चल रहा है कि ये पोस्चरिंग है दोनों साइड से, ताकि उनके हाथ में सबसे ज्यादा लिवरेज रहे जब नेगोशिएशन हो रहे हों। मार्केट अभी भी ये मान के नहीं चल रहा है कि इसमें रियली एक जो पीस MOU हुआ है उसमें एक रिवर्सल हो गया है, और फिर से काइनेटिक एक्शन शुरू हो जाएगी। और इसी के चलते आपने क्रूड के दामों में कल बढ़ोतरी देखी, लेकिन एकदम सडन स्पाइक जो बहुत ज्यादा हो सकता था वो नहीं हुआ है। सो मेरे ख्याल से एक डेली न्यूज के बेसिस पे ये फ्लिप फ्लॉप थोड़े दिन चलेगा, और मार्केट कंडीशन वोलेटाइल रहेंगी जब तक कि एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं निकलता है। जैसा पहले बताया था कि इस बिटवीन मार्केट में सप्लाई की अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ जो स्ट्रैंडेड वेसल है वो बाहर आए हैं। ईरान का भी काफी वेसल बाहर आए हैं, ईरान का तेल भी बाहर आया है। लोगों ने US रशिया वगैरह जहां से भी टाई अप करना था वो ऑलरेडी 1-2 महीने के लिए टाई अप हुआ है। तो इसलिए मार्केट में सप्लाई पोजीशन ठीक है। लेकिन यदि काइनेटिक एक्शन शुरू होती है, ये जो डिस्प्यूट है ज्यादा बढ़ता है, तो इस बार की स्पाइक ज्यादा हो सकती है। क्योंकि पहले हमारे पास एक कंफर्ट था कि ईरान ने वॉर के पहले चाइना ने वॉर के पहले काफी सारा तेल इकट्ठा करके रखा था, हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व भरे हुए थे। अभी उनमें कटौती हुई है, तो जो कुशन पहले था वो अब नहीं है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि अभी भी स्थिति उतनी बिगड़ी नहीं है कि जिसमें हम बहुत ज्यादा स्पाइक एकदम से देखें। तो ये यदि ये सॉल्व होता है तो इसमें और आप नीचे देख सकते हैं, और यदि स्पाइक चलती रहेगी तो इसमें इंटरमीडिएट आप डेली बेसिस के न्यूज फ्लोज पे और स्पेकुलेटिव बेसिस पे उछाल दे सकते हैं। पॉइंट टेकन। तो एज ऑफ नाउ फुल ब्लोन वॉर नहीं है। बाजार को लगता है दोनों कंट्रीज अपना लेवरेज यहाँ पर पोजीशन कर रही हैं, और इस वजह से हमने यहाँ पर तेजी तो आते हुए देखी है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी यहाँ पर नहीं है। मिस्टर सुराना, ओवरऑल जैसे आपने कहा कि ये फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर शायद आगे चलता रहेगा। काफ़ी सारे वॉल स्ट्रीट बैंक्स मानते हैं कि ये अगले 3, 6, 9 महीने तक भी चल सकता है। ये कोई बहुत जल्दी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। ऑफ कोर्स इस बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आएंगे, जैसे कि US का मिड ईयर इलेक्शंस। आपको क्या लगता है किस तरह की प्राइस मूव्स यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है? क्या ऊपर अभी भी ओपन है, नीचे कैप्ड है? कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल ये है कि ईरान को लगता है कि कार्ड्स उनके पास है, और उसी के कारण ये डिस्कशन कितना लंबा चल सकता है इसकी लिमिट मानना अभी थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अमेरिका ने एक बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस पहले ली हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उसके कारण उनको उनके लिए एक डिफिकल्टी होगी टू हैव ए डील विच इज पॉलिटिकली सेलेबल। और ईरान के लिए खोने को कुछ नहीं है, तो वो चाहेंगे कि जितना ज्यादा इसमें से हम निकाल सके वो है। मेरे ख्याल से प्राइजेस का मूवमेंट, मेरे ख्याल से मतलब आज की तारीख में गलत होगा कुछ नंबर देना, लेकिन मेरे ख्याल से 70 से 85 के बीच की रेंज में ही चलना चाहिए। हम इसको और ज्यादा ऊपर जाते नहीं देख सकते हैं, और एट द सेम टाइम मोमेंटली ये नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये रेंज एक लॉजिकल रेंज लगती है। लेकिन जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूं आपको कि यदि सब शांति रहे तो भी
एक सडन गश ऑफ इन्वेंट्री जब निकलेगी तो मार्केट नीचे आएगा, प्राइसेस नीचे आएगी, वो इवन 70 के नीचे भी जा सकती है। लेकिन उसके बाद जब एक इनिशियल गश निकल जाएगा और जो एक नॉर्मली सी सप्लाई में आएगी, उसके बाद लोग अपना एसपीआर भरने की कोशिश करेंगे। रशियन सैंक्शन किस तरीके से रहता है, ईरान का जो अल्टीमेटली स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में अल्टीमेट डील में किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म रहती है, और एसपीआर को कितना एग्रेसिव लोग फिल करने की कोशिश करते हैं, और कंट्रीज क्या स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेती है हॉर्मोज के रिस्क को देखते हुए इन टर्म्स ऑफ सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन। तो फ्यूचर मार्केट प्राइसेस उस पर डिपेंड कर सकती है। Oh well, absolutely. एक फाइनल क्वेश्चन और ये टोल को लेकर है, क्योंकि ईरान लगातार यहाँ पर कहता रहा है कि जो ईरान अप्रूव्ड एरिया है, रूट है, उसी के ऊपर शिप्स यहाँ पर जानी चाहिए। ओमान या इंटरनेशनल मैरीटाइम्स के हिसाब से यहाँ पर कोई नया रूट नहीं होना चाहिए। आपको लगता है ये एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है यहाँ पर? देखिए, जब आप नेगोशिएशन करते हैं तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप नेगोशिएशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से ईरान हॉर्मोज को एक बहुत ही अच्छी तरीके से लीवर पोजीशन की तरह यूज कर रहा है। अभी उसमें दूसरी साइड से एक न्यूक्लियर चीज, एक लीवरेज पोजीशन है, और इनके लिए हॉर्मोज एक कार्ड है जिसको खेल रहे हैं वो। एक बात तो पक्की है कि ईरान को शायद ये लग गया है कि हॉर्मोज एक वो दुखती नब्ज है जिसको पकड़ के नेगोशिएट किया जा सकता है, और इसलिए ये बिजनेस एज यूजुअल रहने का चांस कम है। क्योंकि यदि कुछ शांति होती भी है, यदि कुछ नहीं भी टोल्स लगते हैं, लेकिन फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटी कभी भी रूल आउट नहीं की जा सकती है। सो मेरे ख्याल से ये एक नया चैप्टर शुरू हो गया है, जो खाली हॉर्मोज पर ही नहीं, कुछ दूसरे मैरीन पैसेजेस पे भी इसकी शेडो हो सकती है। सो आगे जाके अल्टीमेटली ये किस तरीके से डेवलप होता है, पर शिप कुछ टोल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, या वन टाइप कुछ अरेंजमेंट होता है ईरान के रिबिल्ड के लिए, ये मेरे ख्याल से ये नेगोशिएशन के लीवर पोजीशन है जिसको दोनों साइड किस तरीके से प्ले करती है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। Oh well, absolutely. और ये लॉन्ग ड्रॉन है और बाजार को लगता है कि अब ये बहुत लंबा चलने वाला है। मिस्टर सुराना, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम चीज़ों पर बात भी करने के लिए। एक नियर टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ले लेते हैं हमारे साथ, उसके लिए धर्मेश भाटिया हैं। धर्मेश, काफ़ी डिटेल में मिस्टर सुराना ने समझाया इफ्स एंड बट्स एंड पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिहाज से क्या किया जा सकता है? देखिए, छोटी अवधि के लिए मार्केट ने नो डाउट एक सडन स्पाइक दिया है, बट अगर आप देखें तो प्राइस अभी भी 70-72 के इर्द गिर्द घूम रहा है। टेक्निकली मार्केट अभी भी सेलिंग पोजीशन में ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि मार्केट में सप्लाई काफी हाई है। अगर आप देखें, अगर आप ये स्टेट ऑफ हार्मोन्स को पकड़ के चलते हैं तो 10% वॉर प्रीमियम, 10% सप्लाई प्रीमियम, यानी 20% की वॉलेटिलिटी इसमें आती है, और प्राइस ऑलरेडी अगर दर्शाता है कि 60 से 80 के दायरे में मार्केट घूमता रहता है। अभी मार्केट ने एक जंप दिया है, बट ये अगेन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर से मंदी करने की। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि आगे के महीने अभी भी बैकवर्डेशन में, तो मैं सलाह दूंगा कि आप अगर अगस्त सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में मंदी करके चले तो छोटी अवधि के लिए आपको एटलीस्ट $4 से $5 की गिरावट आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि कोई भी वॉर नहीं चाहता है। नो डाउट मार्केट स्पाइक करता है, फिर से मार्केट में एक सेलिंग पोजीशन देखने मिल रही है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अराउंड 7,000 के स्तर है डोमेस्टिक मार्केट में, यहाँ पे आप बिकवाली करके चले, 7,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, फिर से 6,800 से लेके 6,600 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट से कंपेयर करें तो ब्रेंट में मुझे लगता है कि फिर से $70 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे फंडामेंटली मार्केट अभी भी एक सेलिंग प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि कोई भी इन्फ्लेशन नहीं चाहता, और जिस तरह इलेक्शन के जो नवंबर में इलेक्शन है, तो मार्केट में प्रेशर बना रहेगा कच्चे तेल में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हाई कर सकता है। जो दूसरी हेडलाइन है धर्मेश, वो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर की तरफ से आती हुई नजर आई, क्योंकि गोल्ड में 1.5% की गिरावट और चांदी 3% तक गिरी थी। एशियन मार्केट्स में कुछ बहुत खरीदारी यहाँ पर वापस लौटी है, लेकिन जिस तरह का फ्लिप फ्लॉप हमने यहाँ पर भी आता हुआ देखा है, क्या करने की राय बनेगी? देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा एक मंदी का माहौल बना रहेगा, स्पेशली ये 1-2 महीने के लिए। अगर आप देखिए डॉलर इंडेक्स में भी 100 के स्तर के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है, और जिस तरह डॉलर डिमांड हो रहा है और 103-104 की तरफ बढ़ने की गुंजाइश है, तो गोल्ड एंड सिल्वर में आपको तेजी देखने नहीं मिल सकती। कोई भी जंप आता है, उछाल आता है, यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। मैं एंटीसिपेट करता हूँ कि 1,43,000 के लेवल्स आपको सोने में देखने मिल सकते हैं, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $4,050 से लेके $4,000 के स्तर आपको फिर से मार्केट में देखने मिल सकते हैं। रही बात चांदी की, 50% बुलियन, 50% बेस मेटल कैटेगरी में आती है, दोनों साइड से उसे हैमरिंग देखने मिल सकती है। और अगर आप देखिए $55 से $65 का स्तर है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है, बट जहां से ब्रेकआउट निकला था वो है $50। मुझे लगता है कि फिर से एक बार वो मार्केट छू सकता है, तो यहाँ से आप बिकवाली करके चल सकते हैं $57 to $55, और डोमेस्टिक मार्केट में 2,20,000 से लेके 2,15,000 के स्तर आपको फिर से देखने मिल सकते हैं।
ऑल राइट, तो कुछ मुनाफा वसूली सोने और चांदी दोनों में गहरा सकती है। चांदी यहाँ पर $55 तक आ सकती है, जो कि $5 की गिरावट यहाँ से बनेगी। धर्मेश, साथ ही साथ बेस मेटल्स में अब यहाँ पर क्या सेंस बनती हुई नजर आई है, क्योंकि जिंक एक आउट परफॉर्मर अभी भी है, एल्यूमिनियम चौपी है, कॉपर में डिप्स में खरीदारी जरूर देखने को मिली है, लेकिन कैसी कन्विक्शन है आपको यहाँ पर आगे जाते हुए? देखिए, मेरी बेट कॉपर में रहेगी। अगेन, कॉपर में अगर देखिए तो प्राइस 1100 से 1300 का स्तर, मार्केट इसी दायरे में 200 रुपए के ट्रेड जोन में चल रहा है। इन्फ्लेशन हाई है, डिमांड एज सच बढ़ नहीं रही है। सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण मार्केट ने एक सडन स्पाइक दिया था, बट अगेन जैसे ही मार्केट में सप्लाई आ चुकी है तो प्राइस में आपको फिर से एक प्रेशर देखने मिल सकता है। और प्लस डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है तो कमोडिटी मार्केट में तेजी आने की गुंजाइश काफी कम होती है। तो मैं सलाह दूंगा कि 1280 का स्तर है, काफी अच्छा लेवल है, यहाँ से फिर से बिकवाली करिए, 1300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और एंटीसिपेट करिए कि फिर से 1250 से लेके 1220 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। फंडामेंटली शॉर्ट टर्म में मार्केट में अभी भी मंदी रहेगी। ऑल राइट, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर भी जारी रह सकती है। तो ओवरऑल मेटल पैक पे यहाँ पर ध्यान दीजिए। डॉलर में जिस तरह की तेजी है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट्स में आया है। कच्चे तेल में जिस तरह का उछाल है, वो सारी की सारी इन्फ्लेशन लेड कंसर्न्स बाजार में आज फिर से लौटती हुई नजर भी आई हैं। वेल, एक और चीज़ पर बात कर लेते हैं, जो कि कॉफ़ी है, जहां पर पिछले कुछ दिनों में लगातार तेजी भी देखने को मिली है। हमारे साथ क्लासिक ग्रुप के चेयरमैन एंड एमडी डीएम पुरनेश हैं। मिस्टर पुरनेश, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में इस हफ्ते में अच्छी खासी तेजी है, इंडियन मार्केट्स में भी बढ़त देखने को मिली है। इंडियन मार्केट्स के एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। ओवरऑल कॉफ़ी सिनारियो फिलहाल कैसा नजर आता है? Can I answer in English because I'll not be able to talk Hindi much. Sure. In fact, this was the price difference. The spurt was only a temporary phase for international coffee market. Currently, because there is a threat of rainfall as well as threat of frost in Brazil, because this is the picking season for Brazil coffee, and this year was a very high coffee expected, more than annual production of last 2 years. Because of that, there was a price fall, and now suddenly there was little correction in last 2 days. But as you see, yesterday's market, the correction has already happened because the loss expected are not as bad as what the market thought so. And as you know, there is also going to be either 40 to 50% of crop to be harvested by Brazil market. So this is where we are as of today. Taken. Mr. Purnesh, also अगर हम इंडियन एक्सपोर्ट्स देखें तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स बन के निकले हैं। आप जून कैसे देखते हैं और आगे जाकर इंडियन एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या सेंस है? See, generally, as you know, the Indian exports mostly happen from May onwards till about July, August, because most of our crop gets exported by then. And we may see similar trend in the next 2 months. And after that, it will fizzle out because the next year crop we wait for from January onwards to be exported. And what is the quantum that you're looking at in sense of exports as compared to last year? Well, see, last year, as you know, we reached a high value of $1.8 billion export, and this year we'll be crossing more than $2 billion of export volume in Indian market. Because the reason is also, one is the rupee becoming weaker. That is one part of it. Second part is also the price of coffee has shot up in the last 2 years compared to multiple behind previous years or so. So we would be doing in almost like what we did last year. A similar export would happen. Also, as you see, the requirement of domestic market is increasing because of the consumption in India is already going up, and we cannot import much coffee because of the high duty we have for importing international coffee into our country. But our main export has been due to value addition, what we import and we re-export. That is where our volume of high value is coming into our export market. मिस्टर पुरनेश, एक फाइनल सवाल, जैसे आपने कहा पिछले 2 साल में हमने लगातार कॉफ़ी के प्राइसेस में तेज़ी आते हुए देखी है, यहाँ से आने वाले समय में किस तरह का ट्रेंड है आपको लगता है?
और बढ़त देखने को मिल पाएगी? It may stay similar because we don't see that there's going to be a big spurt, because we also expect a big crop in Vietnam in the coming year. I mean, this year end. So we don't see a much spurt in the coffee price. It may stay at this level. Mostly because the final result we'll know after the full picking of Brazil crop happens. Maybe in a month's time we'll know exactly what the Arabica market would stay at, and Robusta market will reflect depending on Vietnam harvest, which will happen by November, December. जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक डिमांड में यहाँ पर लगातार तेजी आते हुए देखी है, एक अप्रोक्सीमेट नंबर शेयर कर पाएंगे कि पर एनम या पर कैपिटा कंजम्पशन किस तरह से ग्रोथ है इंडियन मार्केट्स में? As you know, we have a very small per capita consumption as of today. But the expectation is that in fact, I always keep saying in next 10 years, India might have to import a lot of coffee for the requirement of our domestic requirement, because that is the way the domestic market is growing. We are all, as coffee growers and coffee industry, are very looking forward to a big spurt in the Indian domestic market. मिस्टर पुर्निश, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज यहाँ पर समय निकालने के लिए, इंटरनेशनल क्यूज और साथ ही साथ इंडियन मार्केट्स यहाँ पर हमारे साथ डिस्कस भी करने के लिए। ये कॉफ़ी की बात है जहाँ पर इस वीक हमने काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स आते हुए देखे हैं। एक दिन में 15% की तेज़ी थी। कल ऑफ कोर्स नीचे की तरफ यहाँ पर करेक्शन आई है, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर डिमांड ग्रोथ अच्छी है, प्राइसेस स्टेबल रहने की उम्मीद है, और आगे जाके ब्राज़ील और वियतनाम, इन दो कंट्रीज़ की कॉफ़ी भी देखनी होगी क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। एक नज़र यहाँ पर इंडियन रुपये पर डालेंगे क्योंकि लगातार हल्की सी गिरावट के साथ यहाँ पर काम होता हुआ नजर आया है, और ओवरनाइट जिस तरह से हमने यील्ड्स में बढ़त आते हुए देखी है उसका इम्पैक्ट क्लियरली यहाँ पर प्राइसेस में भी है। धर्मेश, कैसे देखते हैं रुपए को, डॉलर इंडेक्स को, जहाँ पर 100 और 101 के आसपास के कारोबार हैं, कैसे वहां पर मूव्स देखेंगे? धर्मेश से यहाँ पर फिर से कनेक्शन जोड़ेंगे, लेकिन रुपया आपकी स्क्रीन पे है क्योंकि हल्की सी गिरावट के साथ यहाँ पर भी कारोबार है। रुपया 95 के ऊपर लगातार यहाँ पर काम करता हुआ नजर आया है। इंटरेस्टिंगली जिस तरह से बॉन्ड मार्केट्स, मनी मार्केट्स में मूवमेंट देखने को मिली है, उसका सीधा असर हमने यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में भी पड़ता हुआ देखा है। डॉलर इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर लगातार 14 महीने के हाईज पर हमने कारोबार बनते हुए देखे हैं, और फिलहाल वहीं के आसपास फिलहाल भी कारोबार 101 का लेवल यहाँ पर भी होल्ड किया है। हल्की सी गिरावट है, लेकिन जैसे बाजार को लगता है कि कच्चे तेल में बढ़त है, इन्फ्लेशन कंसर्न्स फिर से लौटे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। दो चीज़ें जिसका इंडियन मार्केट्स ध्यान रखेंगी, एक तो वो है यूएस की तरफ से हम यहाँ पर जो फेड मीटिंग मिनट्स हैं जून के, उनका यहाँ पर ब्यौरा खुलने वाला है, तो किस तरह से वहाँ पर मेंबर्स की सहमति थी, केविन वॉश ने पहली मीटिंग के मिनट्स में क्या कहा है, उस पर भी डिस्कशन होगा। साथ ही साथ जो इंडियन इन्फ्लेशन डेटा है वो यहाँ पर मंडे को आने वाला है, और बाजार को इन सम सेंस लगता है कि कच्चे तेल में फिर से तेजी है, एल निनो को लेकर चिंताएं हैं, बारिश को यहाँ पर देखना होगा। तो ना सिर्फ कच्चा तेल लेड इन्फ्लेशन है बल्कि एग्रीकल्चर लेड इन्फ्लेशन भी शायद यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और फुल फोकस यहाँ पर मंडे को होगा। एक्सपेक्टेशन ये है कि जो इन्फ्लेशन का डेटा मंडे को निकल के आएगा उसमें हम एक बढ़त आता हुआ देखेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटीज आपके सामने हैं, कुछ मुनाफा वसूली के साथ यहाँ पर कारोबार है। मसालों में पिछले कई दिनों में यहाँ पर लगातार तेजी के बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग अब यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। धर्मेश, एक क्विक चेक आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे रुपी पर, एक डॉलर इंडेक्स पर। देखिए, रुपी मुझे लग रहा है कि 95 से 97 का जो दायरा है वो मार्केट में बरकरार रहेगा। डेफिनेटली इंडियन मार्केट ने गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया है इन्फ्लेशन हेज करने के लिए, और रुपी को स्टेबल करने के लिए आरबीआई ने भी काफी स्टेप लिए हैं, बट ये एक छोटी अवधि के लिए रहेगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली फॉर्म दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर में फिर से मार्केट 97-98 की तरफ बढ़ सकता है, और मे बी नेक्स्ट ईयर आपको 100 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। रही बात डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी 100 के लेवल्स ब्रेक कर चुका है और कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है, तो 103-105 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। पॉइंट टेकन। धर्मेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और करेंसी पर भी अपनी राय देने के लिए। वाल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street. नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है और आपको बता दें कि एशिया पैसिफिक के सरकारी बॉन्ड्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, और ये इस वजह से है क्योंकि कच्चे तेल में यहाँ पर उबाल बनता हुआ नजर आया है।
अगर हम बॉन्ड यील्ड्स की यहाँ पर बात करें तो जापान, यूरोप, यूएस सभी जगह पे हमने बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त आते हुए देखी है और उसका कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में भी है। एक सीधा साधा चक्कर यहाँ पर कच्चे तेल की तरफ से आता हुआ नजर आया है, जहां पर ओवरनाइट 5% की तेजी देखने को मिली। अब कच्चे तेल से रिलेटेड महंगाई को लेकर बाजार की चिंता फिर से लौटती हुई नजर आई है। साथ ही साथ बाजार को ऐसा लगता है कि अगर कच्चे तेल के प्राइसेस ऊपर रहे, 75 के आसपास रहते हैं, तो यहाँ पर फेड के साथ साथ जो बाकी सेंट्रल बैंक्स हैं यहाँ पर सख्ती का रुख कायम कर सकती हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को लेकर। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जहाज़ों पर हमला किया और ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने रिटेलिएटरी अटैक्स किए हैं ईरान के ऊपर और जो कच्चा तेल बेचने की छूट उन्होंने ईरान पर दी थी वो भी वापस ले ली है, यानी कि ईरान अब इंटरनेशनल मार्केट्स में तेल नहीं बेच पाएगा। आपको याद दिला दें कि 17 जून से लेकर अब तक जब पीस टॉक हुई थी 17 जून को, उसके बाद से ईरान 45 मिलियन बैरल्स यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वाया इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच चुका है। वहाँ पर इमीडिएटली अब पाबंदी लगते हुए हम देखेंगे। वेल, इसी के साथ साथ एक और चीज़ जिसका बाजार इंतजार करेंगे वो है मंडे को इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा। उसका भी इम्पैक्ट हम रुपए पे और साथ ही साथ मनी मार्केट्स पे आता हुआ देखेंगे। ये लेटेस्ट लिस्ट है प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस की जो आज बाजार में ओपन हो रहे हैं, बिड के लिए हैं। उसमें सबसे पहले नाम यहाँ पर एसके फाइनेंशियल का है। 2 बिलियन के लिए ये बाजार में है 2028 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ। MAS फाइनेंशियल भी आज मार्केट्स में है, बिड्स कर रहे हैं। ये जुटाना चाहते हैं 2.5 बिलियन। ये 2028 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ ये पैसा या रकम जुटाना चाहते हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस भी 5 बिलियन के लिए बाजार में है। ये भी बॉन्ड्स के द्वारा ये पैसा जुटाना चाहते हैं और 2029 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स लेकर ये बाजार में उतरे हैं। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस मार्केट्स में है, 20 बिलियन के लिए ये 2 बॉन्ड्स लेकर बाजार में आए हैं और HDB फाइनेंशियल 7 बिलियन के लिए आज बाजार में है, 2 बॉन्ड्स के साथ ये भी रकम जुटाने की कोशिश में। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.